अस्सलाम एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस आज की वीडियो में। और आज की वीडियो बड़ी एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है, बिकॉज इन दिस वीडियो वी गॉट विद अस वन ऑफ आवर फेलो ग्रुप मेंबर्स एज वेल, जिन्होंने शायद कोई 1-1.5 साल पहले शायद हमारे ग्रुप में ज्वाइन किया होगा। वकास नाम है। बिफोर प्रीवियसली मैंने बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, इस बार इंट्रोडक्शन भी इन्हीं से सुनेंगे और थोड़ी सी हम लोग डिटेल में फौरन ही बातों में शुरू हो जाएंगे। सो लेट्स वेलकम वकास। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम वकास, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम भाई, ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक ठाक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फर्स्टली यार, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम, सैटरडे के दिन वो भी, और just to discuss this with our fellow students as well, so that they can kind of understand through your experience कि किस तरह से आपकी जर्नी अभी तक करी है। So yeah, let's get started. आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ वकास, what's your journey like? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी मैं जान सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा बिजी है। आप अपना स्केड्यूल निकाला, बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला मेरे लिए, वो भी सैटरडे के दिन। वैसे सैटरडे के तो मैं तो फ्री होता हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, तो सैटरडे को मैं सैटरडे संडे फ्री होता हूँ। तो उसके बाद ये है कि मैं जर्नी जो मेरा है ये स्टार्ट हुआ यानी कि 1.5 साल पहले, जब मैं प्लान कर रहा था यूके आने के लिए अपने डिपेंडेंट्स के साथ बेसिकली। तो उससे पहले जो इंसान है बेसिकली जो है, मैंने पूरा यानी कि रोड मैप एक तैयार किया था। ऐसा नहीं था कि मैंने बस बैग पैक किया और एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में और सीधा उठ के आ गया। पूरा एक रोड मैप तैयार किया था कि पहले मैंने आपको एक असेस किया था कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ बेसिकली। तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से है। मैं पाकिस्तान से भी, यानी कि मैंने सीए फाइनल्स हूँ मैं बेसिकली। तो उसके बाद मैंने आर्टिकल्स भी कंप्लीट किए। बेसिकली मैंने अपनी अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन स्टार्ट की थी 2010 में, सीए पाकिस्तानी सीए बेसिकली। तो फिर उसके बाद 2014 तक मैंने सीए इंटर कर लिया था, तकरीबन अर्ली 2014 में। फिर उसके बाद आर्टिकल्स मैंने किए जो 3.5-4 साल के होते हैं, आपको पता है। वो बिल्कुल ही मिनिमम सी वेजेस देते हैं उसमें, ना होने के बराबर। उसमें हार्डली मेरा जो आप कह लें कि वो जो है फ्यूल एक्सपेंसेस ही जो है वो कवर होते थे। तो उसमें काफ़ी स्ट्रगल की फिर मैंने, यानी कि पर ये कि उसका एडवांटेज ये मिला कि यानी कि मैं प्रेशर हैंडलिंग मैंने करना शुरू कर दी, यानी कि इस काबिल हो गया कि मैं किसी भी एनवायरनमेंट में जो ना काम कर सकता था। फिर उसके बाद हमारा आपको पता है पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं थी पहले फ्रीलांसिंग की। तो बाय द टाइम मैंने जब अपनी जो है आर्टिकलशिप ख़त्म की, तो थोड़ी बहुत अवेयरनेस आना शुरू हुई फिर हमारी पाकिस्तानी मार्केट में भी। तो मेरे भाई ने मुझे रिकमेंड किया कि ना आप यहाँ पे प्रोफाइल बनाए फ्रीलांसिंग पे, ठीक है। तो मैंने अपनी यानी कि अपनी फील्ड में रहकर, अपनी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फील्ड में रहकर जो है ना मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई वहाँ पर। अपवर्क पे भी बनाई, फ्रीलांस पे भी बनाई, फाइवर पे भी मैं गया। तो आस्ता-आस्ता स्ट्रगल किए 1-2-3 महीना। तो उसके बाद 3 महीने के बाद जो है रिजल्ट आना शुरू हो गए। फिर ऐसे आए रिजल्ट, यानी कि फिर मैं ऑलमोस्ट 18-18 घंटे डेली का ना काम करता था। तो यूके बेसिकली मैंने इसलिए जॉइन किया था, यहाँ पे बेसिकली मैं आना चाहता था अपने डिपेंडेंट्स के साथ। सही है। यूएसए जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, थोड़ा-सा चला जाता है, पर ये थोड़ा-सा ना वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था। और उन वक़्तों में जो है ना ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी हैवी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस थी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा थी, और डिपेंडेंट्स के साथ मूव करना थोड़ा-सा मुश्किल था वहाँ पे भी। यूएसए में आपको पता है, तो वो तो बाद आप पहले चले जाते हैं, डिपेंडेंट बाद में आता है। तो यूके में था कि मैं साथ लेके जाना चाहता था बेसिकली डिपेंडेंट्स को। तो उसके बाद दूसरा था यूके का, मेरा ज़्यादा नॉलेज था मुझे, क्योंकि मैं 3 कंपनीज़ के साथ यूके की ऑलरेडी काम कर रहा था। तो इसलिए मैंने जो है ना यूके को डिसाइड किया कि यूके जाऊँगा। और साथ में यूके आपको पता है कि मेरे पास से जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की क्वालिफिकेशन थी पाकिस्तान में, तो मैंने एसीसीए में भी एग्जाम्पशंस ले ली। मुझे एसीसीए में भी तकरीबन 7 एग्जाम्पशंस मिल गई मेरी अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन की बेस पे, क्योंकि आपको पता है एसीसीए भी यूके बेस्ड है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जब यूके जाऊँगा तो ऑलरेडी मेरे पास वहाँ की भी पार्ट क्वालिफिकेशन तो होगी यूके की। फिर उसके बाद मैंने एएटी देखा, वो मुझे मेंबरशिप दे रहा था मेरी प्रीवियस क्वालिफिकेशन की बेसिस पे। फिर उसके बाद एसीसीए तो ऑलरेडी मैं परस्यू कर रहा था। फिर मैंने एडेफ में देखा प्रोग्राम, एक कंसल्टेंट तो उसने वीडियो डाली हुई थी उसने एडेफ की, तो मैंने
मैं बहुत सर्च आउट किया था मैंने कि मैं कौन सी क्वालिफिकेशन में जाऊँ। मैंने ऐसे नहीं किया कोई रैंडमली कोई कोर्स चूज कर लूँ बस एंटर हो जाओ यूके में, ये नहीं मैंने किया ऐसे। तो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन के जो सा ना मुताबिक मैंने कहा कि कौन सी मेरी क्वालिफिकेशन जो सी मैं आगे भी लेके चल सकूँ इसी क्वालिफिकेशन को, ठीक है, और मेरी करियर बिल्डिंग हो बेसिकली। बिल्कुल। तो एडेफ देखा मैंने, और एडेफ में मुझे भी यानी कि 6 एग्जाम्पशंस मिल रही थी उस वक्त। बेसिस ऑफ योर प्रीवियस हाँ क्वालिफिकेशन। जी, वो 6 आउट ऑफ 9। तो मैंने कहा ये तो बहुत बेहतर है कि यानी कि ये 3 एग्जाम्स ही देने पड़ेगा, उसके बाद ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को मैंने सोच समझ के ना तो यूके डिसाइड किया और बीपीपी यूनिवर्सिटी मैंने डिसाइड की, क्योंकि वही ऑफर कर रही थी उस वक्त। अब तो और 2-4 यूनिवर्सिटीज़ है जो ये कोर्स जो है ना, सेम कोर्स जो है वो दे रही है। तो ये अप्लाई किया फिर उसमें कंसल्टेंट के थ्रू। तो पहले मैंने आना था सितंबर इनटेक में, सितंबर 2019। तो थोड़ा सा डिले हो गया मेरा। उसके बाद जनवरी में यानी कि मेरा वीज़ा आया, स्टूडेंट वीज़ा। तो फिर मैंने डिपेंडेंट का अप्लाई किया, फरवरी में डिपेंडेंट्स का आया। तो हम फरवरी 2020 में यानी कि यूके लैंड किए। फरवरी 2021 में या 2020 में? सॉरी 2021 में, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। तो मैंने ये भी देखा, मैंने क्या कि पार्ट टाइम जॉब कर जब सर्च करना शुरू कर रहा था तो मैंने देखा कि इसमें रिक्वायरमेंट्स इनकी क्या बेसिकली मांग क्या रही है सीवी में। तो जो जो चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हुई थी ना, उसके मुताबिक मैंने अपनी सीवी बिल्ड करना शुरू की। तो जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का पूछ रहे थे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो थे बेसिकली मेरे पास, जो मैं पहले से यूज़ करता आ रहा था तकरीबन 5 सालों से, एक ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूके में बहुत फेमस है, XERO ज़ीरो। तो उसके बाद सेज, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जो है क्विक बुक्स भी यूज़ होता है काफ़ी हद तक, कुछ कंपनीज है जो यूज़ करती है यहाँ पर, और वो ज़्यादा यूएसए में यूज़ होता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है। तो और इसके अलावा भी छोटे मोटे इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, वो तो मुझे पहले से आते थे क्योंकि मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था तो ERP डिपार्टमेंट में मैंने 2 साल तकरीबन गुजारे थे वहाँ पर। तो फिर जो है ना, ज़ीरो की मैंने सर्टिफिकेशन ऑलरेडी ले चुका था मैं, और उसके बाद क्विक बुक्स की सर्टिफिकेशन भी ले चुका था, सेज की भी ले चुका था सर्टिफिकेशन। और यही चीज़ें जो सी ना आपकी सीवी में आपकी जो है ना हाईलाइट्स क्रिएट करती है एम्प्लॉयर के लिए। एब्सोल्युटली। तो अब आपकी क्वालिफिकेशन या डिग्री पे ना बाद में जाते हैं यूके के एम्प्लॉयर्स, कि जिस कंपनी के साथ मैं भी कर रहा हूँ ना काम, वो आपकी क्वालिफिकेशन को साइड पे रख देते हैं। तो वो आपके स्किल्स को देखते हैं बेसिकली कि आपके पास स्किल क्या है। तो यही चीज़ें जो सी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, फिर उसके बाद आपका एक्सेल एक्सेल का आप कोर्स किया हुआ कोई आपने, फिर उसके बाद लिंक्डइन के कोर्सेज होते हैं, आपको बताइए फ्री होते हैं कोर्सेज वो लिंक्डइन के। तो वो भी मैंने अपनी सीवी में ऐड करना शुरू की। वो तो बहुत इजी थे मेरे पास, वो यानी कि उसको करना बहुत इजी था। तो लिंक्डइन लर्निंग से मैंने कोर्सेज करना शुरू किए ताकि जो मेरी सीवी को थोड़ी और हाईलाइट्स मिले। तो उसके बाद एक्सपीरियंस तो मेरे पास बेतहाशा था, यानी कि मैं अपनी सीवी बनाता था तो तकरीबन वो 6-7 पेजेस पे चली जाती थी। उसको बार-बार एडिट करता था। तो फॉर्मेट जो सा ना बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो सा ना उसको समराइज़ किया एक 2-3 पेजेस सीवी पे। ओके। तो बहुत मुश्किल से यानी कि उसको मैंने दरिया को कूजे में बंद किया, ये आप कह लें। तो वो यानी कि आप कह लें कि मैंने सीवी को ऑलमोस्ट अपनी ना मोर देन 100 टाइम्स एडिट किया होगा। वाओ! अपने क्वारंटाइन के बाद मोर देन 100 टाइम्स। उसके बाद मैंने अपने जो है ना आप कह लें वेब पोर्टल, जितने भी जॉब वेब पोर्टल्स हैं फेमस यहाँ पे यूके के, वो read.co.uk, उसके बाद indeed.com, फिर सीवी लाइब्रेरी, फिर उसके बाद टोटल जॉब्स और लिंक्डइन। ये 5 जो उनसे थे ना बेसिकली प्लेटफॉर्म्स जॉब हंटिंग के, इन पे मैंने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की और बिल्कुल 100% प्रोफाइल क्रिएट की। ये ऐसे नहीं कि आपकी प्रोफाइल 50% है तो आप उस पर अप्लाई कर रहे हो जॉब, तो फिर वो आपको देखेगी भी नहीं आपकी सीवी को। 100% मैंने प्रोफाइल क्रिएट की। जॉब मुझे मिली थी जो है ना बेसिकली सीवी लाइब्रेरी से मिली थी, जो जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, सीवी लाइब्रेरी से मिली थी। हाँ जी। तो बाकी लिंक्डइन से भी काफ़ी ऑफर्स आई थी। फिर उसके बाद इंडीड, read.co.uk से भी काफ़ी यानी ऑफर आई थी। मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए थे इन पे जाकर, फिजिकली भी इंटरव्यू हुए थे मेरे और ऑनलाइन भी हुए थे इंटरव्यूज़। तो बेसिकली वो जॉब मिली थी लाइब्रेरी से। और हाँ जी, तो मैंने बता रहा था कि 15 दिन क्वारंटाइन पूरे करने के बाद
फिर मैंने क्या किया, सीवी बनाना शुरू की। तकरीबन 1 महीना मैं सीवी बनाने में लगा रहा। तो उसके बाद प्रोफाइल और सीवी बनाने पे लगा रहा, और जो है फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया तकरीबन अप्रैल में। अप्रैल में मैंने अप्लाई करना शुरू किया। इसी दौरान जब मैं अप्लाई कर रहा था, ये इंटरव्यूज़ भी आए। तकरीबन आप कह लें कि ये मेरा 5वां इंटरव्यू था जिसमें अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, जिनके पास वो 5th इंटरव्यू था, लास्ट इंटरव्यू था। उससे पहले मैं 4 इंटरव्यू दे चुका था 1 महीने के अंदर। तो 1 महीने के अंदर ड्यूरिंग कोविड चल रहा था यहाँ पर, मेरे 4 इंटरव्यू हो चुके थे। जबकि लोग कहते थे कि कोविड है, सब कुछ बंद है, आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास स्किल्स हो, क्वालिफिकेशंस हो, एक्सपीरियंस हो, तो आपके लिए कोविड या कुछ और पैंडेमिक मैटर नहीं करता। तो वो यानी कि हर हफ्ते, यानी आप कह लें कि मेरा इंटरव्यू होता था अप्रैल में। And तो that's the अप्रैल hard work as well, यार. I think आप you've made it very simple. आप बात तो सही कर रहे हो, लेकिन behind that you have also mentioned कि आपने 100 दफा अपनी CVs की है, आपने countless applications submit करी जी, हैं various जी, different website पे, CV हाँ जी, library से लेके LinkedIn से लेके सारी जगहों पे. हाँ जी, So I think more than anything, what really matters is कि कितना आप अपनी effort भी put in कर रहे हो, right? हाँ जी, Because हाँ जी, यस, that is what will play the most important role. Because जी, होता क्या है यार, अक्सर, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, यहाँ पे खासतौर पे जब एप्लीकेशन डालने के लिए ना स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, देयर इज दिस ऑप्शन ऑन लिंक्डइन, सॉरी इंडीड एंड लिंक्डइन एज वेल, या, के या, जो क्विक, वो क्विक वन रिप्लाई, वन हाँ जी, क्लिक वाला जो नहीं एप्लीकेशन हाँ भेज, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो स्टूडेंट्स को लगता है यार ठीक है मैंने 100 एप्लीकेशंस भेजी हैं, लेकिन वो वन क्लिक वाली हैं जिसमें सिर्फ उनको क्लिक करना होता है और उनकी चले जाती हैं, बट यू कैन जस्ट इमेजिन के hundreds and thousands people will be using the similar यस, service, so you यस, really have to make sure कि आप अच्छी तरीके से उसको भेज रहे अच्छी हो. Absolutely. Yeah, what was your experience studying at BPP University? I want to ask this question purely because एक बहुत आपको भी शायद याद होगा, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत सेटल डाउन हो गया है, इस ये एक मिथ बनी हुई थी BPP यूनिवर्सिटी के बारे में खास तौर पे तरह। कि यार प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ गए तो कुछ मिलेगा नहीं, and then there's you who without even having completed your degree program आपको already tier 2 की job, well, जी, जी, graduate degree आपको sponsored job मिल गई है. तो what's your say on that? What was your experience of that university? बीपीपी यूनिवर्सिटी यानी कि मैं तो कहूँगा एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए बहुत बेहतर है। और खास तौर पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो इनका स्कूल है, बिजनेस स्कूल के लिए, वो बहुत अच्छा है। उनके टीचर्स बहुत प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पर, जो यानी कि जिनसे मैं पढ़ा हूँ। वो कोई केपीएमजी में ऑडिटर था, कोई ईवाई में था ऑडिटर, इस तरह से कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। यानी कि वो प्रोफेशनल टीचर जो ट्यूटर्स हैं उनके, वही आपको जो उनसे पढ़ाते हैं। और उनके स्टाफ जो है जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी में आप कह लें स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज में होता है जिस तरह से, उसी तरह से इस बीपीबी में भी सारा यानी कि वही कल्चर है, सब कुछ है। और हमारी अपनी कम्युनिटी आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलती है देखने को। Okay, तो मेरे मुताबिक जो है ना, फॉर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस it's a बीपीबी good option. बहुत बेहतर है। सही, ये I just wanted to put it right there so that अब next time अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा ना, और ये it's not just BPP University, I'm not trying to be biased towards that. काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जो खासतौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आती है ना, स्टूडेंट्स एक बस वो मिथ फैली हुई है कि नहीं यहाँ गए तो आपका तो भाई और सेटल. दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब आप अपनी सीवी देते हैं एम्प्लॉयर को, उस पे क्वालिफिकेशन मेंशन करते हैं, तो वो एम्प्लॉयर जो होता है ना, आपकी क्वालिफिकेशन को साइड पे रख देता है, आपके स्किल्स को देखता है। खास तौर पे मेरे प्रोफेशन में बेसिकली कि आपके पास स्किल्स क्या है, क्योंकि वो उसने आपकी क्वालिफिकेशन का क्या कहते हैं पाकिस्तान में, अचार नहीं डालना होता। ठीक है, वो देखता है आपको आता क्या है, आप क्या कर सकते हो। तो ये कि आप अपने स्किल्स बिल्डअप करें। मैं जितने भी और भी काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात होती रहती है, तो मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि अपने स्किल्स बिल्डअप करें। अब स्किल्स बिल्डअप करेंगे तो आपकी सीवी ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगी। और यहाँ पर जॉब जो सी ना आपको सिर्फ और सिर्फ सीवी के बेस पे मिलनी है। स्किल जैसे आप कह लेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने सीखे हैं, उनकी सर्टिफिकेशंस लिए, जैसे मैंने पहले नाम लिया जीरो का, क्विक बुक्स का, सेज वगैरह, ये आपके स्किल्स आ गए। ठीक है, उसके बाद लिंक्डइन लर्निंग से आपने कोर्सेज किए हैं, सीखे हैं, वो भी आपके स्किल्स हैं। ठीक है, और तीसरा मैं कहूँगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे उनका क्वेश्चन ही आना होगा इस वीडियो के बाद, ये क्वेश्चन होगा कि हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम न्यू है बिल्कुल। ठीक है, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? उनके लिए बेसिकली ये सोल्यूशन है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक्सपीरियंस परचेज करें।
परचेज एक्सपीरियंस ले लें। वो कैसे होगा? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यूके में, मैं भी इसी कंपनी के साथ जो बता रहा था ना कि 3 साल मैंने काम किया है, तो उनका भी यही काम था बेसिकली। क्या करते हैं वो, कि जो फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं, यानी कि ऑन प्रैक्टिकल टास्क देते हैं। आप कह लें कि जैसे अकाउंटिंग, मैं अकाउंटिंग के फील्ड में उनके साथ काम करता था, तो जो प्रैक्टिकली जैसे हो रहा होता है ना किसी भी कंपनी में, उसी की बेस पे हम टास्क बनाकर स्टूडेंट्स को देते हैं। तो उसके ऊपर फिर स्टूडेंट काम करता है, स्टूडेंट काम करके फिर हमारे पास आता है, फिर हम उनको मेंटोरशिप देते हैं प्रॉपर, कि आपने यहाँ पे मिस्टेक इस तरह से की है, इस तरह से होना चाहिए था। स्टडीज में आपने, वो कहते हैं हमने तो स्टडी में इस तरह से पढ़ा था, पर हम कहते हैं नहीं, वो स्टडी की हद तक का था। अब प्रोफेशनली जब आप काम करने जाएंगे तो उसमें इस तरह से होना है, यानी कि फीडबैक देते हैं, पूरी मेंटोरशिप देते हैं। और यहाँ पर तो लोग, मेरा मेरा बॉस जिसके पास मैं अभी भी काम करता हूँ, वो भी जो है ना मेंटोरशिप लेता है अभी तक, उसका भी एक मेंटोर है। तो बहुत जरूरी यहाँ पे तो ये बहुत ज्यादा जो है ना उसको तकरीबन 1000 पाउंड वो पर मंथ पे करता है, और यानी कि हफ्ते में एक क्लास लेता है उससे वो। तो यहाँ पे तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है इस चीज का। बिल्कुल ऐसा ही। तो यही मैं कहूँगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस को परचेज करें। तो 3 महीने 6 महीने का आपने इस तरह का कोर्स किया, यानी कि किसी कंपनी के साथ, बहुत ज़्यादा इस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको जो है ना एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट दे देते हैं 6 महीने के बाद। तो ठीक। वो इस तरह के आप सर्टिफिकेट्स अर्न करें, फिर अपनी सीवी बिल्डअप करें, स्किल्स डालें उसमें, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। तो पार्ट टाइम जॉब की तरफ जाए, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे वो था, पार्ट टाइम ही था। तो मैं फ़िल्टर आउट करता था, जितनी भी जॉब्स होती थी उनको फ़िल्टर आउट करता था। तो पार्ट टाइम जो भी आती थी उन पे अप्लाई करता था। स्टूडेंट वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शन है 20 आवर्स अ वीक। तो यहाँ पे स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट होते हैं गलती करते हैं कि यार फुल टाइम अप्लाई करो। एग्जैक्टली। तो जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, उनको बताएंगे, तो वो हमें डायरेक्ट वीज़ा दे देंगे, स्किल्ड वर्कर वीज़ा दे देंगे। ऐसा नहीं होगा। तो पहले आप कुछ उनको करके दिखाए, तो फिर आपको वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा देंगे ना। I couldn't तो agree more. I couldn't agree more. वो और back in the days 2011-12 में जब मुझे यही स्किल वर्कर वीजा उस वक्त इस ये it was called tier 2 या दूसरा कोई वीजा जब मिला था exactly इसी बेस में मिला था that I was actually working at that company on a part time basis. ठीक है। या फिर अब उसके बाद if you are able to show to that company कि यार you're या, capable enough and if they were to hire you on a full time basis it just benefits them more. या, No company will not want to take you as long as they can. और इसमें ये आ जाता है कि देखो एक अच्छी चीज आपने माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज क्या की कि यू स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स राइट आफ्टर यू एंटर्ड द यूके ऑनेस्टली। एग्जैक्टली। और आने के फौरन बाद ही आपने जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दिया ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस और उसके बाद यू टेल अस कि फिर आपने क्या किया। आई मीन व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड कि आपने पार्ट टाइम जॉब तो अपनी इस कंपनी के साथ शुरू कर ली। हाउ डिड दैट बिकम अ स्पॉन्सर्ड जॉब? वो कैसे? या हाँ जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो है, जब आप यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ना किसी कंपनी के साथ पार्ट टाइम, अब स्टूडेंट कहेंगे कि यार हम चले पार्ट टाइम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हमें कंपनी क्यों स्किल्ड वर्कर वीज़ा देगी। तो बेसिकली वो ये है कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना कंपनी के साथ यहाँ पर, ये लोग ऐसे हैं, ये आपको छोड़ते नहीं जल्दी। पाकिस्तान वाला हमारा वो कंट्री बैक कंट्री वाला यहाँ पर नहीं होता कि आपने एक हफ्ता किया तो आपके एम्प्लॉयमेंट को पसंद नहीं आया तो उसने निकाल दिया। इस तरह से नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर लोग जो उनसे ना बहुत ज़्यादा, आपको पता है, केयरिंग और सपोर्टिव है, खासतौर पर एम्प्लॉयर्स। तो वो जब आप वो ज़रा सा आपके थोड़ा सा बेनिफिट देखेगी ना आपके अंदर, तो आपको वो छोड़ेगी नहीं। वो आपके अंदर से ना और टैलेंट को निकलवाना चाहिए। कहेंगे कि आप ये इतना कर सकते हैं ना, तो हम हमें 10% दिया ना आपने, तो 100% भी आप दे सकते हैं। तो वो आपको सपोर्ट करेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पे भी इस तरह से हुआ था जब मैंने जॉब स्टार्ट की। तो बिल्कुल डिफरेंट कल्चर, बिल्कुल डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट, बिल्कुल डिफरेंट कॉलीग। तो यानी कि इन्होंने जब मेरे अंदर देखा ना थोड़ा सा कि मैं ये कर सकता हूँ इनके लिए, फिर इन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू कर दी। यानी कि आज कुछ और, कल कुछ और, फिर नेक्स्ट मंथ कुछ और, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू कर दी। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते गए तो एक वक्त आया कि मैंने पूरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हैंडल करना शुरू कर दिया मैंने। फिर मैंने अपने एम्प्लॉयर को 2 महीने गुजरे थे, तो मैंने बता दिया था वैसे एम्प्लॉयर को अपने
कि आई वांट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम यू। तो उसने मुझे ये कहा था कि कभी हमने किया तो नहीं ऐसे, तो आप इसको देख लोगे प्रोसेस कैसा है, इस तरह से होता है, तो हम जितने हमारे से हो सकेगा हम आपकी जो है ना हेल्प आउट करेंगे इसमें। तो उन्होंने कहा था कि हमारा सोलिसिटर भी है, तो वो सोलिसिटर जो है ना आपकी हेल्प आउट कर देगा इसमें, आप उसको बता दे किस तरह से होता है। बहरहाल वो मजा की बात ये, सोलिसिटर जो है हमारी लंदन बेस्ड है वो बेसिकली, तो बीपीपी यूनिवर्सिटी से वो भी क्वालिफाइड है। No way. Because BPP is pretty known for the law degrees as well, ये along with प्रोफेशनल अकाउंटिंग और लॉ के लिए बहुत फेमस है। तो उसको मैंने बताया सोलिसिटर को कि इस तरह से मैंने ना स्पॉन्सरशिप मैं लेना चाहता हूँ। तो सोलिसिटर ने कहा कि कोई इशू नहीं है, पहले हम कंपनी का जो है ना लाइसेंस अप्लाई करेंगे, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होता है कंपनी का, बिल्कुल वो अप्लाई करेंगे, दैट विल टेक 2 months। तो उसके बाद फिर जो है आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे साथ ही। तो उन्होंने बताया था कि आप बाय दिसंबर आप जो है ना सारा कुछ हो जाएगा। बेसिकली मैंने देखा कि न्यू एंट्रेंट वाला, क्योंकि सैलरी का आपको पता ही है कि सैलरी पार्ट टाइम से मैं फुल टाइम पे जा रहा था, तो मेरे एम्प्लॉयर को जारी बात है सैलरी डबल करनी पड़नी थी। तो मैंने देखा कि 26 साल से ऊपर हूँ मैं, स्टडी भी कंप्लीट नहीं है, तो ये क्लोज तो मैंने निकाल दी अपने वीज़ा एप्लीकेशन से कि मैं न्यू एंट्रेंट नहीं अप्लाई कर सकता। तो ऑन गोइंग रेट मैंने देखा, फिर ऑन गोइंग रेट भी देखा, फिर मेरा प्रोफेशन में जो चल रहा था ऑन गोइंग रेट उस वक्त, तो वही मैंने अपने एम्प्लॉयर को प्रपोजल दी कि ये इस तरह से है। तो अच्छा, इधर ऑनगोइंग रेट का भी थोड़ा सा जस्ट टू क्लैरिफाई एनीवन हु इज वाचिंग इट, उसमें होता ही है कि यार एक सैलरी है, सपोज ये आपकी अकाउंटेंट रिलेटेड आपकी जॉब रोल है, यूके गवर्नमेंट ने बहुत सिंपली और बहुत क्लियरली अब मेंशन कर दिया है। एक लिंक है यहाँ पे, मैं शेयर भी करने की ट्राई करूंगा वीडियो पे, उस लिंक पे आप जाओगे आपको सारी ऑक्यूपेशंस नजर आ जाएंगी, उस ऑक्यूपेशन की आपको एक मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट भी नजर आ जाएगी जो भी आपकी उस ऑक्यूपेशन की होनी चाहिए, जो ऑन गोइंग आपको उसका रेट आप कह देते हो कि भाई मिनिमम ये 30,000 पाउंड इस पर्टिकुलर पोजीशन की होनी चाहिए। तो इन दैट केस यू डोंट फॉल अंडर कि 25,000 पाउंड आपको या 26,000 पाउंड नहीं दिखाने, फिर आपको 30,000 ही दिखाने के। जॉब रोल ऐसी पोजीशन में या ऐसी डेजिग्नेशन है जहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट 30,000 है, तो आप 25 या 26,000 में नहीं फॉल करते। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी सैलरी एटलीस्ट 30,000 हो। ऐसे ही है, ऐसे ही है, राइट। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बट हाँ इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वंस यू सी दैट लिंक एज वेल, इंशाल्लाह इसमें मेंशन कर देंगे। और इसमें ये है कि 30,000 जैसे आपने कहा 30,000 सैलरी है ऑक्यूपेशन की, गवर्नमेंट ने मेंशन की हुई है, पर उसी के उसी प्रोफेशन में ऑनगोइंग रेट चल रहा है 32,000। तो फिर आपकी सैलरी 32,000 होनी चाहिए, फिर 30,000 नहीं, फिर 30,000 नहीं, वो भी नहीं, वो भी क्लोज निकल जाती है उसमें से, फिर 32,000 होगी। और दूसरा ये कि आवर्स, वर्किंग आवर्स वो बड़े मैटर करते हैं। आप उन्होंने कहा कि जैसे 30,000 होनी चाहिए और वर्किंग आवर्स होनी चाहिए 39 पर वीक। तो ये नहीं कि आप 45 आवर्स कर रहे हैं और 30,000 सैलरी है, तो वो भी आपको जो है ना रिजेक्ट कर देंगे। बहुत ही, यानी कि आधा घंटा भी ऊपर होगा ना, वो आप मीट नहीं करेंगे रिक्वायरमेंट को, तो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। ऐसे ही। अच्छा, मुझे एक चीज इसमें और बताना है, देखो आपकी कंपनी के पास टियर 2 लाइसेंस नहीं था when you asked them to do it and they were kind enough to give it to you. वो प्रोसेस आपके सॉलिसिटर ने भी उसको हेल्प वगैरह कर दी, यू नो उसकी क्या उनको कॉस्ट वगैरह पड़ी थी रफ या एक्सपेंस वगैरह? या क्योंकि यहाँ पर इस तरह के जो उनसे ना कुछ कंपनीज बनी हुई है जो स्टूडेंट से, यानी कि उनको झांसा दे के बहुत ज्यादा उनसे पैसे लेती है। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है यहाँ पर सीन, और ये बहुत ही मिनिमम सी कॉस्ट है जो कि कंपनी के लिए, एक बिजनेस के लिए वो तो कुछ भी नहीं है ना। तो इस तरह यानी कि जो कॉस्ट वगैरह आई थी टोटल, मैं अगर आपको बताऊँ तो, क्योंकि मेरी कंपनी माइक्रो एंटिटी कंपनी है, तो 536 पाउंड उसकी एप्लीकेशन फीस है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और 200 का जो सरचार्ज है, 200 पाउंड का जो सरचार्ज है, इमिग्रेशन सरचार्ज, वो भी मुझे नहीं पड़ा था, वो क्योंकि मैं स्विच कर रहा था। अगर पाकिस्तान से आओ, यानी कि वो डिफाइंड और अनडिफाइंड जो COS मिलता है, डिफाइंड होता है कि आप आउटसाइड ऑफ द यूके आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसके लिए डिफाइंड COS होता है, उसके लिए भी इमिग्रेशन सरचार्ज भी देना पड़ता है 200 का पर ईयर का। जो अनडिफाइंड है वो है कि विद इन यूके आप किसी से स्विच करवा रहे वीज़ा, उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो
उसमें फिर जो है ना वो सरचार्ज भी खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से सरचार्ज उन्होंने अगर लिया भी, टोटल लमसम ले लिया था उन्होंने एक बार ही, कोई 150 क्विड्स था। तो यानी कि टोटल कॉस्ट जो आई थी ना उनको सोलिसिटर के में डाल के पैसे, तो 1300 पाउंड्स तकरीबन। And that's nothing. Honestly, that's nothing to hire someone who they really want. Anyway. और वही कुछ कंपनीज है जो बच्चों से यहाँ पर 15-15, 20-20 हजार पाउंड मांग रहे हैं यार ऐसे। and I think we should also touch base on that a little as well. और ये चीज बड़ी पहले से है, जब मैं भी स्टूडेंट हुआ करता था तब भी ऐसी दो नंबरियां हो रही होती थी कि कोई कंपनी बोलेगी कि यार आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको दे दूंगा, और उसके बाद जो आपको हम सैलरी देंगे वो आपको रिफंड करना होगा एंड ऑल दैट। ऐसे ऐसे ये सारा वो मैं ये रिकमेंड करूंगा उसकी तरफ ना जाए, क्योंकि वो सैलरी जैसे अब 30,000 पाउंड सैलरी एक फॉर एग्जांपल एक प्रोफेशन में है, ठीक है, तो 2500 पर मंथ सैलरी, ठीक है, आपको मिलेगी ग्रॉस सैलरी, और टैक्स कटने के बाद 2000 पाउंड, ठीक है, तो 500 आपका टैक्स जो है ना वो डिडक्ट हो जाएगा। अब आपने वो 500 टैक्स भी देना होगा एम्प्लॉयर को, एग्जैक्टली 500 टैक्स वो भी देना होगा, और आपने सैलरी भी रिफंड करनी होगी। तो यानी कि आपको तकरीबन पड़ जाएगा मंथली जो है ना 600-700 देना पड़ेगा उल्टा। Exactly. And for what, man? I mean, again, yeah, you students like you are the prime example of something, you know, even I've been asking students to try on कि भाई try तो करो यार, आराम कितना मुश्किल था वकास आपके लिए। आपके पास तो चलो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन लिटरली अभी एक और लड़का है हमारे ग्रुप का ही, शाज़ेन, नेम उसका ले रहा हूँ यहाँ पर, बट एनीवे वो उसका भी अभी 2-3 दिन पहले उससे मेरी बात हुई, उसका भी माशाल्लाह वीजा लग गया। वेरी सिमिलर जर्नी टू यू। इस तरह से 2-3 और स्टूडेंट्स हैं यार जिनके ऑलरेडी उन्होंने स्विच कर लिए एंड स्टफ, सो डूएबल, इट्स सो इजी। सो डूएबल, इट्स डूएबल, बट करनी है बस, डूएबल, बट मुश्किल उनके लिए। अब देखिए ना, जो कुछ लोग आते हैं यहाँ पर सेटलमेंट के लिए, कुछ लोग आते हैं यहाँ पर करियर बिल्डिंग के लिए। अब ये मैं इस पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि करियर बिल्डिंग हमारा जो मेन एम होना चाहिए, करियर बिल्डिंग टुवर्ड्स सेटलमेंट होना चाहिए। एब्सोल्युटली ब्रदर। अब ये एम नहीं होना चाहिए कि सेटलमेंट टुवर्ड्स करियर बिल्डिंग, दो डिफरेंट चीजें हैं। करियर बिल्डिंग टुवर्ड्स सेटलमेंट और सेटलमेंट टुवर्ड्स करियर बिल्डिंग। लोग कहते हैं कि हम पहले वहां पे सेटलमेंट कर ले फिर करियर बिल्ड कर लेंगे, वो नहीं होना चाहिए। पहले आप करियर तो बिल्ड अप करें ना यहाँ पर, फिर उसके बाद सेटलमेंट करें। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि सेटलमेंट की तरफ अगर आप पहले जाओगे ना तो बड़ी लंबी ख्वारी है, बहुत लंबी ख्वारी है, आप आते रहोगे। मसला ये क्या है, देखो अगेन वही वाली बात ब्रो कि आपकी अप्रोच ही डिफरेंट थी पहले दिन से, और आप खुद भी वो हमारे फेसबुक के ग्रुप पे यू मस्ट बी सीइंग, मैं बहुत एक्टिव था वहां पे, ठीक है, क्वेश्चंस करता था। और नहीं, और अभी के हिसाब से देखो ब्रो, अभी एवरी अदर डे वहां पे जॉब्स क्या आ रही होती हैं। स्टूडेंट्स की क्या कंसर्न है, लाइसेंस बनवा लें, सिक्योरिटी की जॉब कर लें, तो टेक अवे में जॉब कर लें, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। यार देखो एट टाइम्स आप माशाल्लाह यू वर लकी इनफ फॉर इट, मतलब मैं भी एज अ स्टूडेंट बैक इन 2007-8 I've worked all these jobs as well and stuff, but eventually if you want to get a you know sponsored job or tier 2 skilled worker visa type आपको जॉब चाहिए जिसमें आपको सेटलमेंट वगैरह आगे मिले, ये तरह की जॉब्स आपको महीने की 1000, 2000, 3000 पाउंड भी आप कमा लोगे इलीगल तरीके से एंड स्टफ, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मनी है। वो कहते हैं ना यार, यूके लिटरली एक वो मैं बोलता हूँ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। आप उसको पहले दिन ही हलाल करो, दबा के काम करना शुरू हो जाओ इलीगल तरीके से, 2-3-4 हजार पाउंड कमाओ। जब टेंशन का टाइम आएगा या पाकिस्तान जाने का टाइम आके वापस यूके इमिग्रेशन को फेस करना होगा, आपका वहीं पे सारा का सारा देवाल निकल जाएगा। ऐसे ही या तो यहाँ पे प्रैक्टिस मानने तो मुश्किल नहीं है, करियर बिल्ड करना थोड़ा सा है, पर वो टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है, डूएबल है। You have to start from somewhere and you need to have that sort of willpower as well. Even without the experience it's possible, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी वीडियो देख के ज्यादा स्टूडेंट्स ने यही बोलना है जो आप भी मेंशन करते हैं कि यार आप तो यार कोई 7-8 साल, मैंने सोल्यूशन बता दिया वीडियो का, आप तो सीए भी हो, यू नो वहां से पाकिस्तान से आपने वो भी किया, पार्ट एसीसीए क्वालिफाइड हो, तो ये किया तो वो किया, माशाल्लाह आपका है, और हाँ एटी का भी आपके पास, और ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन या मेंबरशिप वगैरह भी है। There's a ton of things that you have already, mashallah, but it's still possible for even those who don't have that much experience, but then you have, आप उस तरीके आपका एक पाथ सही होना चाहिए आपका, यानी कि आप पहले से पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहे हैं तो रोड मैप बनाए आने से पहले कि मैंने वहां पे जाके करना, कि ये नहीं कि आते साथ मैं 10 दिनों के बाद सिक्योरिटी की जॉब ढूंढना शुरू कर दूं या टेक अवे की जॉब ढूंढना शुरू कर दूं। यही तो पहले रोड मैप बना के कि मैं वहां पे जाके करना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत से यानी कि देखिए स्टूडेंट्स भी जो ऑलमोस्ट मोर और लेस
मेरे कैलिबर के हम्म, ACCA फाइनलिस्ट, ACC क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, वो भी बेचारे जो उनसे मैंने देखा है वो भी टेक अवेज में काम कर रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी की ये जॉब कर बड़ा रहे है हैं। bro, बड़ा लोग मैं है। बड़ा सॉरी फील करता हूँ उनके लिए कि ये वो क्यों इस तरह से कर रहे हैं। दे डिजर्व। अब यहाँ पर जॉब यानी कि जेन्युइन जो है ना एम्प्लॉय मिलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। हम्म, मैं काम करता हूँ ना अपने कंपनी के साथ, तो उनके लिए जो है ना बहुत मुश्किल है कि वो उनको एक लॉयल एम्प्लॉय मिले यहाँ पर। जो अच्छा काम यहाँ पर लोगों के आपको पता है यहाँ पे बहुत नखरे होते हैं, तो वो जरा सा भी कुछ हो तो छोड़ के चले जाते हैं फौरन से पहले। ऐसा ही है bro। अच्छा यार, इसमें एक और चीज मुझे याद आई टू आस्क यू, when you were actually looking for these jobs, और आपने माशाल्लाह इतनी सारी जॉब्स वगैरह पे भी अप्लाई किया था और आपको 5 6 7 जगह से इंटरव्यूज वगैरह की कॉल आ गई थी, या when you were applying for jobs, आपके जहन में किस तरह की जॉब्स थी? Were you aiming for companies like, you know, Deloitte, KPMG types and all, Bank of Scotland and NatWest, or were you aiming for smaller companies, and या the reason behind या that? ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया है और हम्म, इसको मैं एलेबोरेट करना चाहूँगा, प्लीज। क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस था हम्म, और क्वालिफिकेशंस भी थी, तो मैं चाहता था कि बड़ी कंपनी में भी जा सकता था। हम्म, ठीक है, तो बड़ी कंपनीज में अगर मैं जाता तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे रखना था। हम्म, ठीक है, क्योंकि और दूसरी बात ये थी कि अगर मैं और रख भी लेते तो उस मेरी अप्रोच जो है ना मेरे मैनेजर तक होनी थी। मेरी अप्रोच मेरे CEO तक या मेरे डायरेक्टर तक नहीं हो सकती थी उस बड़ी कंपनी में। excellent तो point। इसलिए मैंने बड़ी कंपनियों में अप्लाई नहीं किया। हम्म, लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पे बड़ी कंपनी में किसी में अप्लाई नहीं किया, और करता तो शायद मिल भी जाती। तो पर टियर 2 या स्किल्ड वर्कर वीज़ा वो मुझे पता है कि उन्होंने नहीं देना था। इसलिए जब मैंने ये अप्रोच बनाई कि मैं छोटी कंपनी में जाऊँगा। ठीक है, जहाँ पे मेरी अप्रोच जो है ना डायरेक्ट मेरे डायरेक्टर तक हो या फिर CEO तक हो, जिसको मैं खुल के बोल सकूँ कि मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो वैसा ही हुआ, जब मैं गया तो मेरा इंटरव्यू मेरे डायरेक्टर ने यानी जो CEO है, उसी ने मुझे दिया। वो आपको पता है जो जैसे उनका तरीका है मिलने का यहाँ पर ब्रिटिश हम्म, लोगों का, हम्म, बड़ा यानी कि वो जॉली टाइप एम्प्लॉयर है मेरा। तो आया, उसने मेरा इंटरव्यू लिया, रेस्टोरेंट में लिया था बेसिकली इंटरव्यू। अच्छा। तो वहाँ पर उसने मुझे बुलाया था, तो हम्म, रेस्टोरेंट में इंटरव्यू लिया उसने मेरा। हम्म, तो यानी कि फिर मैंने उधर ही असेस कर लिया, मैंने कहा ये बंदा जॉनसन है, आगे जाके हेल्प आउट करेगा मेरी। ठीक है, फिर उसने जबरदस्त काम। जैसा मैंने सोचा था ना, वैसा वैसा ही होता ये गया। मैं इसलिए ये आपसे पूछना भी चाह रहा था, बिकॉज ये बड़ा मैटर करता है यार, ये चीज है ना, ये काइंड ऑफ समझ में एक टिप्स एंड ट्रिक्स वाली सीन नहीं होता हाँ है, जी, ये दैट्स टिप्स अ एंड गुड ट्रिक्स टिप। यहाँ पे बहुत, यानी ये भी बड़ा मैटर है ना कि यहाँ पे जैसे ACCA क्वालिफाइड बंदा है और 5 साल का एक्सपीरियंस उसके पास आ जाता है ना, बड़ा दूर हो जाता है कि नहीं यार मैं क्यों ऐसी छोटी कंपनी में जाऊँ, मैं तो बड़ी कंपनी में जाऊँगा, मैं तो वर्थ ही नहीं लगता है। तो फिर आप थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, आपको पता है। अब ये जैसे मैं इस कंपनी को ज्वाइन किया ना, अब मुझे पता है इस 5 सालों के बाद यही बड़ी कंपनी होगी। एग्जैक्टली, और आप और मेरे ग्रोथ एम्प्लॉयर ने मुझे कहा है कि मैं तो ये फाइनेंस डायरेक्टर यानी कि बनाऊंगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह, एग्जैक्टली यानी मैन। कि इसमें तो और भी एक और चीज भी हम लोग शायद आई थिंक मिस कर गए, आपकी रोल तो अकाउंटेंट रिलेटेड है, ये कंपनी क्या है आपकी, मतलब किस किस्म की नेचर की कंपनी है वो आपकी? लैटिंग्स कंपनी का नाम तो नहीं पता होगा। हाँ हाँ। बेसिकली इनके जो बिजनेस है वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और ओके। लेटिंग्स का बिजनेस है और सेल्स का, लेटिंग्स एंड नाइस, सेल एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। तो नाइस, इस चीज़ का बिजनेस है, यानी कि हम ओनर्स की, लैंडलॉर्ड्स की जो है प्रॉपर्टीज उनको मैनेज करते हैं मंथली बेसिस पे। समझ गया। फिर जो रेंट का कुछ पार्ट है वो हमारे यानी हाँ, कि फी हमारी होती है उसमें ठीक से। है। उसके बाद लेटिंग की फीस होती है, फिर सेल्स की कमीशन होती है। इस तरह से यानी कि, और उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें हम्म, हम फर्नीचर पैक्स देते हैं, अपार्टमेंट हम्म, जैसे न्यूली बिल्ड डेवलपमेंट्स होती है, फर्नीचर पैक सप्लाई करते हैं, फिर मेंटेनेंस वगैरह यानी कि हम्म, रिफर्बिशमेंट बेसिकली, जबरदस्त। रिफर्बिशमेंट्स भी करते हैं। So in essence, what that means is कि देखो ये भाई एक रिटेल आउटलेट, सॉरी, एक लेटिंग कंपनी का भी जो एक ऑफिस बेस्ड लेटिंग कंपनी होती है, दैट कंपनी विल आल्सो नीड एन अकाउंटेंट जिनको वो स्पॉन्सर भी हर कर एक सके। कंपनी को तो वो चाहिए वो अकाउंटेंट। भाग रहे हैं KPMG, डिलॉयट और इन सारों के पास ही सिर्फ, एंड इंशाल्लाह आपका लग जाए जिसका लगाना चाहते हो, बट दूसरी कंपनी, जबरदस्त, अब जबरदस्त। जैसे आपको पता है ये बिजनेस में यहाँ पे एक बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, ये पूरी एक स्टडी है यहाँ पर, लेटिंग से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट।
पूरी स्टडी है। इससे पहले या यूके मैंने से पहले मुझे पता नहीं था, मैं पहले करता रहा था एक कंपनी के साथ काम, वो एयरबीएनबी पे करते थे टेस्टिंग वगैरह। तो एज का भी काम है हमारा, एयरबीएनबी भी, उधर भी लिस्ट है हमारी प्रॉपर्टीज। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे बहुत बड़े जाइंट्स भी है, जैसे मार्टिन एंड को, बड़ा जाइंट। उसके बाद पर्पल ब्रिक्स तो वो लिस्टेड कंपनी है, वो भी सेम हमारा जैसे बिजनेस नेचर है ना, सेम टू सेम वही है। कुछ एम्प्लॉइज हमारे पर्पल ब्रिक्स के जो से ना वो काम करते हैं हमारे कंपनी में भी, और इस तरह की कंप्लीट आर पे आए, पर्पल ब्रिक्स, मार्टिन एंड को, इस तरह की बहुत ज्यादा जो सी रेटिंग्स कंपनी है जो ना अच्छी काम कर रही है। मोस्टली जो स्टूडेंट आ रहे होते हैं वहाँ पे, जैसे बीपीबी, मैं तो बीपीबी से आया था, तो मैंने आइल्स नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आइल्स करूँ, क्योंकि आपको पता है आइल्स का रिजल्ट फिर आता है 1-1.5 महीने बाद, उसकी प्रिपरेशन होती है, 1-1.5 महीना तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने आइल्स नहीं किया। उस वक्त वैसे भी कोविड चल रहा था, फिर वो डेट्स भी बहुत आगे की मिल रही थी। तो बीपीपी का मैंने एग्जाम दिया था, इंग्लिश का इंटरनल एग्जाम होता है, ईएलटी जो होता है उसका। तो वो बड़ी कंफ्यूजन थी, वो मैं उसी के लिए मैं सोलिसिटर्स के पास भी गया जो मैं बता रहा था, तो उन्होंने भी यानी कि मुझे एम्बिगुअस आंसर दिया था कोई समझ नहीं लगी थी इनकी। तो क्योंकि जो लिखा हुआ जो बाय लॉ ये है कि अगर आपकी प्रीवियस वीजा एप्लीकेशन आपकी जो है ना, उसमें आपने मेंशन किया हुआ है कि मैंने इंग्लिश रिक्वायरमेंट को मीट किया हुआ है, आपने सॉरी प्रीवियस वीजा एप्लीकेशन में इंग्लिश रिक्वायरमेंट को अगर मीट किया हुआ है, तो आपकी जो है ना नेक्स्ट वीजा एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है एक्चुअली। तो पर इसमें ये था कि क्योंकि मैं ईएलटी दे के आया था, तो इंटरनल टेस्ट और हो जाना था, मेरे ख्याल से हो जाना था, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ मजीद, मैंने फिर स्टडी किया था कि ना आपके जो है ना कैश लेटर पे जो है ना वो मेंशन हुआ होगा, आपकी यूनिवर्सिटी ने आपके कैश लेटर के ऊपर मेंशन किया होगा कि आपने इंग्लिश रिक्वायरमेंट मीट की, तो वैसे यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया हुआ था उस पर भी। तो मैं पर रिस्क नहीं लेना चाहा मैंने, क्योंकि अगर वीजा एप्लीकेशन में रिजेक्ट हो जाती तो फिर मसला हो जाता, तो इसलिए मैंने इसका रिस्क नहीं लिया। फिर मैंने यहाँ पे आकर ना पीटीई का टेस्ट दिया था, पीएसएन का, पीटीई का। तो वो एक दिन में मैंने तैयारी की थी, एक दिन में तैयारी की, तो एक हफ्ते में, यानी कि एक हफ्ते की डेट मिली थी मुझे आगे की, तो एक दिन मैंने तैयारी की, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे रिजल्ट आ गया था। तो वो बहुत ईजी था पीटीई, एग्जैक्टली यार, आपकी इंग्लिश तो इतनी होती है कि बेसिकली पहले भी आप अगर आप आइल्स दिए हो तो आपने पहले भी, तब भी आपके अच्छे मार्क्स ही आ जाते थे। और इसमें ये था कि अगर तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होती तो फिर तो गारंटीड यू डिडंट इवन हैव टू। हाँ जी, डिग्री यहाँ पे अगर कंप्लीट होगी फिर वो रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाती है। और दूसरा एक और भी है कि आपने अगर ग्रेजुएशन की भी है पाकिस्तान से, या यानी कि आपने मास्टर किया हुआ है जो कि यूके की ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट है, तो आप जो नारिक है, यूके नारिक, ठीक है, उसको अब उन्होंने चेंज कर दिया उसका नाम, EETIC मेरे ख्याल से इस तरह से कुछ कर दिया हुआ नाम। उधर से अगर आप वेरिफिकेशन करवाते हैं तो वो आपको उसकी भी एग्जाम्पशन मिल जाती है। वो कहते हैं हाँ जी इसने ना मीट करते इंग्लिश रिक्वायरमेंट को, पर वो भी एक्सपेंसिव, उसमें 150-200 पाउंड लग जाते हैं। तो उससे अच्छा बेहतर ये है कि बंदा पीटी का टेस्ट दे दे। हाँ, पीटी दे दे, लैंग्वेज सर्च का टेस्ट दे दे, और लैंग्वेज सर्च भी एक्सेप्ट करते हैं। मेरे भी एक स्टूडेंट ने दिया था वो दूसरे क्या वीजा के, वो भी सस्ता भी है और जल्दी भी उसका आंसर आ जाता है। तो या सो ओके, वो उन्होंने वेबसाइट पे अपने लिखे हुए हैं, उन्होंने अपने वेबसाइट पे ना मेंशन किया कि आप कौन कौन सा दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि डुओलिंगो दे देंगे या कोई और इस तरह का। डुओलिंगो नहीं देना भाई, डुओलिंगो नहीं एक्सेप्टेड है। वो स्टूडेंट्स को अभी भी डुओलिंगो चाहिए। मेरी तो स्टूडेंट्स के साथ काफी हो रही होती है, तो स्टूडेंट्स अभी भी उसी पीटी दे दे, पीटी सेम डुओलिंगो जैसा ही है तकरीबन। अरे वो लेकिन नहीं होता ना डुओलिंगो का, फॉर सम रीजन स्टूडेंट्स जस्ट थिंक कि वो ज्यादा आसान है और पीटी जो है वो ज्यादा मुश्किल है। इट्स नॉट, आई मीन एज लॉन्ग, देखो यार इंग्लिश का कोई भी टेस्ट आपको देना होगा ना, आइल्स हो, पीटी हो, पीयरसन हो, इंटरनल इंग्लिश टेस्ट हो, वो सारे सेम पैटर्न पे है। वो दो पैटर्न, और आपको स्ट्रेटेजी और किस तरह से आंसर करना है वो सीखना है। बिकॉज आप ओवरनाइट, जैसे आप बोले एक दिन में आपने बुक कर लिया था अपना, बिकॉज आप पढ़ नहीं सकते, उसके लिए आप कुछ नई स्किल नहीं डेवलप कर सकते। जो आपको आता है आपको वही आता है, बस आपको समझना है कि आपको आंसर कैसे करना है, एंड दैट्स इट। इफ यू फेल ऑन इट, दैट्स व्हेन यू हैव टू टेक ऑन सम। इसकी रिक्वायरमेंट कौन सी B2 लेवल की है, सॉरी B1 है, B1 की है CFER जो लेवल इनका, वो B1 लेवल की है। वो अगर आइल्स के इक्विवेलेंट देखें तो 5.5 बैंड्स बनते हैं मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली, तो वो और भी आसान हो जाता है, बहुत इजी है। मेरा B2 आया था पीटी में,
BTE में मेरा B2 आया था। और आपको यानी कि एडिशनल डॉक्यूमेंट जब वीजा एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं साथ लगाना। मैंने सिर्फ और सिर्फ, मैं जब मेरी बायोमेट्रिक्स हुई थी यहाँ पे बर्मिंघम में सिटी सेंटर में, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट स्कैन करवाया था और BRP स्कैन करवाया था, और कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उनको खुद मैंने पूछा, जो थी ना ऑपरेटर थी, मैंने कहा मेरा आपने कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं लेना, कोई इंग्लिश का, मैं पूरे डॉक्यूमेंट साथ लेके गया था। मैंने कहा वो नहीं स्कैन करने, कहते नहीं वो जब UKVI जब आपसे पूछेगा तो फिर आपने करना है। तो उन्होंने पासपोर्ट स्कैन करके वापस कर दिया था मुझे। मैं बड़ा परेशान आया, मैं ये क्या हुआ है, पासपोर्ट वापस करेंगे। 2-3 लोगों को मैंने कॉल करके पूछा, यार उन्होंने मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया है। कहते नहीं कोई मसला नहीं, वो तो पासपोर्ट लेने की वो, क्योंकि एंट्री क्लियरेंस नहीं लगता ना फिर हमारे Exactly, अब तो BRP मिलता है तो they don't need to keep your passports with you, क्योंकि वो पाकिस्तान से जब आ रहे हो तो फिर एंट्री क्लियरेंस का स्टिकर लगता है ना ऊपर। ऐसे ही यहाँ पे तो रिक्वायर्ड नहीं था, तो मैं बड़ा परेशान था। फिर मैंने बाद में स्टडी किया तो फिर मुझे पता लगा वाकई नहीं चाहिए होता BRP आता है वो direct। ईमेल आती है और फिर BRP आया था उसके बाद। तो कोई डॉक्यूमेंट, यानी कि मैंने उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट किया नहीं, क्योंकि आपका सारी सैलरी रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस, फिर सी जो जॉब आपका जॉब कोड है, फिर उसके बाद एम्प्लॉयर रेफरेंस नंबर, स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर, सब कुछ जो जब आप एप्लीकेशन कर रहे होते हैं ना ऑनलाइन, सारी डिटेल्स वहां पर आपने पुट ऑन करनी है। और इंग्लिश का जो नंबर मिलता है, एक यूनिक नंबर मिलता है रेफरेंस नंबर इस टेस्ट का, वो भी वहां पर वो ऑप्शन जब एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते हैं तो वहां पर डालना होता है। तो उसके लिए जो है ना UKVI वहां से ही उसको वेरीफाई कर लेते हैं, उसके रिजल्ट्स जो है ना इंग्लिश के आपके। ये नहीं होता कि आप पेपर का कोई स्कैन करे तो जो रिजल्ट पेपर का आता है आपका, उसको स्कैन करके तो आप अपलोड करें तो वहां से वेरीफाई होगा। वो नंबर से ही वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई ये मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो सब कुछ जो है ना आपके COS के ऊपर होता है। पर जॉब्स का जो सा ढेर लगा हुआ है, मैं ये कहूँगा बहुत ज्यादा जॉब्स है, बहुत ज्यादा जॉब्स है। आप इन और जॉब से बाहर तो निकल के देखें एक बार। मैनेजमेंट में भी, लिटरली मैनेजमेंट में भी एक फील्ड में बहुत जॉब है, बहुत जॉब्स है। वही कह रहा हूँ कि लोग आते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी वो रेस्टोरेंट्स में या टेक अवेज में जब काम करना शुरू करते हैं, फिर वो लोग वहां के होके रह जाते हैं। अब एक दफा यहाँ पर आए हैं, यहाँ के फिर वो मजे तो ले रहे हैं UK के, थोड़ा सा वो और जॉब से बाहर तो निकल के देखे ना कि जो क्या चल रहा है यहाँ पर UK में। बेसिकली आपका एम्प्लॉय की क्या राइट्स है, बेसिकली आपको पता लगेगा जब आप काम कर रहे होंगे वहां पर। यही है यार, बिल्कुल ऐसा ही है। और होपफुली स्टूडेंट्स विल फाइंड दिस यूजफुल एंड उनको कुछ थोड़ा बहुत एक दो चीजें समझ आ गई, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई हो। अगेन एज वकास इज राइटली पॉइंटेड एज वेल, बहुत इजी है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपने तीर नहीं मार लेना है या किसी के ऊपर रिलाई भी नहीं करना जो आपको डॉजी तरीके से 10,000 20,000 पाउंड देकर आपको बोलेंगे हम करा देंगे। कोई जरूरत नहीं है, अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करना है। वकास ने मेंशन किया ना कि 100 दफा CV एडिट करिए और सैकड़ों दफा जॉब्स पे एप्लीकेशन डालिए। 5 डिफरेंट पोर्टल्स यूज किए हैं। कौन कौन से पोर्टल थे, एक दफा वापस read.co.uk, indeed.com, ठीक है, CV लाइब्रेरी, ठीक उसके बाद LinkedIn, फिर टोटल जॉब्स एंड टोटल जॉब। और CV लाइब्रेरी से वकास को जॉब मिली, तो CV लाइब्रेरी के सारे टूट पर हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं पूछूंगी, जब CV लाइब्रेरी से आपको जॉब मिली थी, वही नो एट दैट टाइम यू वर जस्ट लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स, राइट? या पार्ट कोई आपने वो स्पॉन्सर्ड जॉब्स नहीं ढूंढ रहे थे? स्पॉन्सरशिप पार्ट टाइम, क्योंकि मेरा मेन पर्पस था कि मैं जो है ना एम्प्लॉयर के साथ मेरा इंटरेक्शन हो एक दफा, UK बेस्ड एम्प्लॉयर है, उसको मैं अपने स्किल्स शो कर सकूं। बिल्कुल मुझे क्या आता है कि मैं कर सकता हूँ। तो ये है कि वंस यू गेट द जॉब देन यू गेट द स्पॉन्सरशिप। सही है, सही नहीं। बहुत से लोगों ने मुझे यही कहा था तब भी, यार तुम्हें जॉब मिल गई, अब जो है ना स्पॉन्सरशिप तुम्हें मिल जाएगा। मैंने कहा बस अब तुम्हें मिल जाएगा स्पॉन्सरशिप का। बहुत से लोगों ने ये कहा था, क्योंकि अब यहाँ पे यानी कि ये लोग जो है ना आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं पहले भी कहा, आपका एम्प्लॉयर आपको बहुत सपोर्ट करता है। यहाँ एक दफा आपको थोड़ी सी आपको 10% आप अपना दे देगी ना, तो बस उसमें 90% आपसे ले लेना ऑटोमेटिकली। ऐसे ही ब्रो, वैल्यूएबल बस बन जाओ आप अपनी कंपनी के लिए, कि वो बोलेंगे भाई इसके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता, इसको क्या चाहिए मैं उसको देने के लिए रेडी हूँ। ऐसे ही है, दे दे जबरदस्त ब्रो। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पर, किसी ऐसा ही किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हम सोचते हैं कि हम एशियन है या फिर इस तरह से हमारे साथ गोरे जो उनसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे। ठीक है ब्रो, थैंक यू वंस अगेन। फिर इंशाल्लाह बातें चलते रहेंगी, स्टे इन टच विद अस एज वेल। और या इंशाल्लाह जैसे ही पोस्ट हो जाती है मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी बहुत ऐड करके।
चलो फिर जब ILR मिलेगी मुझे फिर उसमें भी एक और वीडियो बनाएंगे। तो जूम गुजरेगा वो है लिटरली। मतलब मुझे यूके आए हुए इतना साल हो गया, मुझे अभी लगता है कि मैं अभी भी स्टूडेंट था थोड़े टाइम पहले। बट टाइम विल फ्लाई लाइक दिस। और माशाल्लाह आपका तो ऑलरेडी 5 साल का रूट स्टार्ट हो चुका है, सो इंशाल्लाह। जब आया ना मेरा BRP आया, जब उन्होंने मुझे कहा कि अपना BRP स्प्लिट करके आप वापस भेज दे, फिर कहते हैं ना ईमेल आती है इस पे, तो जब वो मैंने काटा ना BRP थोड़ा स्टूडेंट वाला, तब जाके मुझे जो था ना सुकून आया, सुकून आया यार अब कुछ नजर आ रहा है। स्टूडेंट से हट गया अब एक यानी कि वही करियर मैंने बिल्ड किया अपना, तो उसके बाद अब मैं सेटलमेंट की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर जाके सुकून आया यार, अब कुछ नजर आएगा रास्ता। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो ब्रो, लेट मी वाइंड दिस अप नाउ, फिर इंशाल्लाह हमारी बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल द सपोर्ट एंड हेल्प एंड ऑल द आंसर्स टुडे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।